हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कैश फ्लो के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक इस साल के सैंपल पेपर का और एक आई थिंक लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन सीबीएसई के हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना। ये दो के दो क्वेश्चंस बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको वन वन मार्क करके काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनकम टैक्स रिफंड है, सब कुछ कल मैं अच्छे से करा दूंगा। तो कल की वीडियो भी बिल्कुल मिस मत करना। कल हम लोग फाइनली अपना कैश फ्लो एंड कर देंगे और 1 दिसंबर से हम लोग लाइव क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चला रहे हैं शाम को 6 बजे डेली। साथ में इंग्लिश की वीडियो आएगी शाम को 5 बजे। तो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, चारों सब्जेक्ट हम 31 जनवरी तक, 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक A to Z खत्म कर देंगे। याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आया हुआ है, जिसके अंदर दो चीजें आपको पूछी गई हैं सिंपल सिंपल से। एक, आपको ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है इस इंफॉर्मेशन से, और दूसरे में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। फाइनेंसिंग आपको नहीं बनाना। तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग का एक छोटा सा फॉर्मेट बना दो, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा गया है। तो देखो, ये फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है। पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिटेल्स और अमाउंट, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट आपका ना हो। आप भी इसको वीडियो पॉज करके बना लो। अब एक एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस। अब यहाँ पे ना मेजर बच्चे ना यही फंस जाएंगे, वो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि हर जगह ना यहाँ करंट ईयर लिखा रहता है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे करंट ईयर उधर लिखा है। तो 5 में से 6 गया तो नेट प्रॉफिट आएगा माइनस का 1 लाख, ठीक है। तो आप लिखो नेट प्रॉफिट माइनस का 1 लाख यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो सरप्लस सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। पहली चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद एडिशन इन्फॉर्मेशन के लिए प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है 31 मार्च 2024 का। तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए ना 1,50,000 और आपको सिर्फ ऑपरेटिंग करना है। तो ऐड करो प्रपोज डिविडेंड, ऐड करोगे प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का? करंट प्रीवियस ईयर का। कितना है यहाँ पे? 1,50,000। अच्छा, उसके बाद हो गया, ये तो खत्म हो गया एडिशनल पॉइंट। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 120, 1 लाख का टैक्स पेड। तो 1,20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करेंट ईयर का लेते हैं 1,20,000। और सबसे लास्ट में आपको लेस करना होता है क्या? टैक्स पेड, वो भी प्रीवियस ईयर का, जो कितना है आउटर कॉलम में लिखना होता है 1 लाख, 1 लाख का टैक्स पेड है, ठीक है। तो ये टैक्स पेड भी हो गया। अब जो गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ पहले कितना था? गुडविल 2 लाख का था पहले, ठीक है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो, हाँ, गुडविल था कितने का? 2 लाख का। अब वो कितना हो गया? 1,50,000। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें आएगा ऐड नॉन कैश आइटम में, ऐड नॉन कैश आइटम्स के अंदर आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। कितना गुडविल राइट ऑफ हो गया? 50,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। पहले गुडविल था 2 लाख का, फिर हो गया 150, तो राइट ऑफ हो गया 1,50,000। अब ये ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट है, ये लास्ट वाले पोर्शन में आएगा वर्किंग कैपिटल वाले में। तो ये 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस का 40,000, यहाँ लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल माइनस का 40,000। अच्छा, उसके बाद ट्रेड पेबल, वो भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो प्लस होगा, 50,000 इंक्रीज हो रहा है तो वो 50,000 प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आप ये ऐड करोगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। मैं आपको बताऊंगा भी लास्ट में कि आपको क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है, मतलब एंड से शुरू करना है क्वेश्चन पेपर या शुरू से शुरू करना है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप उस पर, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उस पर अभी आप टेंशन ना लो, वो बहुत बात की बात है। तो आप इसको ऐड कर दो। ये हो गया 2,70,000, 2,70,000 में से ये कितना है? 1 लाख घटा दोगे तो आएगा 1,70,000, ठीक है, 1,70,000। और इसको लिखोगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। नॉन कैश आइटम एक ही है, इसको ऐड कर दोगे 220, 2,20,000। तो अब यहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये 50 और ये 40 है, तो कितना 10,000 आएगा ये टोटल, तो 230 और माइनस तो 1,30,000 प्लस का आएगा। तो ये जो 1,30,000 है इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, प्लस का आ रहा है ना एक्टिविटीज, और ये माइनस का आता तो लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन, लिख लो फटाफट। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 3 नंबर का तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरा पूछा गया है, लिख लो वीडियो पॉज करके, सेकंड जो पूछा गया बी पार्ट, वो आपको इन्वेस्टिंग पूछा गया है। तो इन्वेस्टिंग में आपको मशीन भी दिया है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया है। तो चलो हम मशीन और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बना लेते हैं, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेब्ट। तो यहां लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। तो अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, छोटा सा ही होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो क्वेश्चन और छोटा है। बाकी वर्किंग नोट में 2 अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। मशीन है ओपनिंग 20 क्लोजिंग 28। अब ओपनिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग वहाँ आ गया, ध्यान रखना। ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 28। ओपनिंग है 20 लाख और क्लोजिंग है 28 लाख बाई बैलेंस CD टू बैलेंस BD, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हो गया मशीन का, हो गया डेप्रीशिएशन का, ओपनिंग 4 लाख क्लोजिंग 650। डेप्रीशिएशन का ओपनिंग 4 लाख बाई बैलेंस BD, ओपनिंग 4 लाख क्लोजिंग टू बैलेंस CD 6,50,000। तो मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्थ तो तुमने कई बार सीखा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ एडिशनल पॉइंट है। और सबसे पहला यहाँ देखो 50,000 की मशीन है, बुक वैल्यू 40,000 है। तो मैंने कहा था बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रीशिएशन और कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट, तो 10,000 का डेप्रीशिएशन लगा है कुल मिला के। लॉस बाई फायर, लॉस्ट हो गया, जल गया, आग लग गई, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम 32,000 रुपए दे रही है, तो 32,000 तो मिलेगा आपको, मतलब 32,000 मिलेगा। तो ये कुछ सेल जैसा ही है, बस सेल की जगह लॉस बाई फायर हो गया। तो ये किसी को बेचते, यहाँ जल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा ना आपको 32,000, बिकते तब भी मिलता। तो ये अगर सेल का पॉइंट होता तो 50,000 की चीज़ है, 40 का है आज वैल्यू, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा है और वो सेल हो गया, 32,000 रुपये हमें मिल गया। तो यहाँ 32,000 रुपये सेल की जगह इंश्योरेंस कंपनी देगी। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 3,50,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 350 है, वो यहाँ आएगा बाई P&L डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर, डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर आएगा 3,50,000, ठीक है। तो टोटल 7,50,000 का ये हो गया। और आमतौर पे ये गिवन होता था इधर और ये आंसर आता था, इसमें ये दे ही दिया है। तो अब 10,000 का तो वो हो गया टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। देखो जो फायर वाला है उसका तो 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है 50,000 की मशीनरी, बुक वैल्यू 40,000 है, तो 10,000 रुपये उस पर डेप लगा है जो जल गया, उससे क्लेम मिल गया 32,000 रुपये। और बाद में लिखा है एक पार्ट ऑफ मशीनरी 2.5 लाख का सोल्ड एट लॉस ऑफ 20,000। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा इसको बेचा कितने का है? मशीन की कॉस्टिंग तो 2.5 लाख है, बेचा है 20,000 के लॉस में, तो बच्चों को लगेगा 2,30,000 में बेचा। नहीं भैया, डेप्रीशिएशन भी तो होगा उस पर, डेप कहाँ गया फिर? तो एक काम करो, यहाँ पे 10,000 का डेप्रीशिएशन ये आ गया, तो जो बैलेंस बचा 90,000, ये ऑब्वियसली उस पोर्शन का डेप्रीशिएशन होगा जिसको आप बेच रहे हो। अगर आपको याद हो, यहाँ पर जो एक्यूमुलेट डेप में टू मशीन आता है और मशीन में बाय एक्यूमुलेट डेप आता है, ये आता है सेल जो पोर्शन हुआ है उसका डेप। अब यहाँ पे टोटल डेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस 1 लाख का आ रहा है, तो यानी 1 लाख वाला पोर्शन जो है वो निकल गया, जिसमें 10,000 तो आग लग गई थी मशीन में और 90,000 का मशीन जो सेल हुआ उस पर डेप है। तो इस हिसाब से मैं अंदाजा लगाऊं तो कॉस्टिंग कितने की है? 2,50,000 की। डेप अभी निकाला सोल्ड पोर्शन पे 90,000 का था, तो इस हिसाब से आज वो 1,60 का है। 1,60 की चीज को 20 के लॉस में बेचा, तो बेचा है आपने 1,40,000 में। तो यहाँ लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप, डेप कितने का है? 90,000 का, बेचा है बाई बैंक सेल 1,40,000 का,
और 20,000 का आपको लॉस हो गया है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है बाई पी एंड एल लॉस। तो आपको पता है मशीन अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, आपको क्वेश्चन में भी देखो मशीन कॉस्ट पे देखो लिखा हुआ है मशीन कॉस्ट पे है। तो आप टोटलिंग करो इसका 140, 20 और 90, तो ये हो गया 250। तो असेट की कॉस्ट कितनी थी 250, 90 का यहाँ से डेप निकल गया, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अच्छा ये तो हो गया आपने मशीन जो बेची है, जो आग लग गई है उस पर भी तो डेप है, तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप, ये फायर वाला है तो कितना डेप लगा है उस पर 10,000। और बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल गया आपको बताओ जरा, जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे कितना पैसा मिला 32,000। तो लॉस कितने का हुआ 8,000। कैसे निकला 8,000 का लॉस, देखो यहाँ पे भाई असेट थी कितने की आज की डेट पे, कितने की 40 की चीज को बेचा कितने में 32,000 में, तो जो लॉस हुआ है वो कितना लॉस हुआ है 8,000 का। तो 8,000 का लॉस आप लिख दोगे बाई पी एंड एल लॉस। ओके, तो अब आप इधर टोटलिंग करो कितना बनेगा, 28 लाख ये हो गया, 90,000 ये हो गया, 140 ये हो गया, 20 ये हो गया, 32,000 ये हो गया, 8,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, इट्स 31 लाख। 31 लाख, 31 लाख में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 11 लाख। ये किस नाम से आता है, टू बैंक परचेज। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक जो सेल वाला काम तो तुम करते थे पहले, उसमें नया कुछ नहीं है, उसमें दिया होता था कि इस पे इतना डेप लगा है, फिर वो आप यहाँ लिख के ये वाला आंसर निकालते थे, लेकिन इसमें ये दे दिया और ये बैलेंसिंग फिगर है तो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये 1 लाख पूरा नहीं आएगा, 10,000 का जो फायर पे डेप लगा है, जो असेट जल गई है उसको भी तो कुछ दिन इस्तेमाल किया है, उसमें तो डेप लगा होगा, वो 10,000 का है, और जो बेच रहे उस पर आपने 90,000 रुपये का इस्तेमाल किया, 90,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बस खत्म। अब क्वेश्चन खत्म ही हो गया, अब कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट, और परचेज ऑफ मशीनरी लेस होगा 11 लाख का, तो ये 11 लाख आप माइनस कर दो। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, सबसे पहले सेल 1,40,000 का सेल है, सेल ऑफ मशीनरी पैसा आएगा 1,40,000, और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आएगा वो आएगा 32,000। तो 1,40,000 प्लस 32,000 माइनस 11 लाख, 9,28,000 नेगेटिव का। तो ये जो 9,28,000 नेगेटिव का आ रहा है ब्रैकेट में लिखोगे और लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, और एक भी पॉइंट गलत हुआ तो आधा एक नंबर कटेगा उसका, ये नहीं कि सारे नंबर कट जाएंगे, खत्म। 9,28,000 आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया दिया, लिख लो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मैसेस अग्रवाल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 24 एंड 25, और ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपको बनाना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ आपको जो बनाना है वो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला पोर्शन बनाना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा बनाना है। और इसमें काफी सारे नए पॉइंट्स हैं जो मैं आगे चल के आपको डिटेल में एक एक पॉइंट समझाऊंगा भी। फिलहाल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही ये क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 9 से 12 लाख, 3 लाख का शेयर इशू हुआ। प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रिडीम हो गया, ये करंट ईयर है, ओके, ये प्रीवियस ईयर है। इसके अलावा कैश क्रेडिट है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट करते हो सेम टू सेम वैसे ही कैश क्रेडिट है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है। डिबेंचर आपने 1 लाख का इशू किया, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आउटस्टैंड, अच्छा इसमें एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट भी है, तो थोड़ा सा इसका भी ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा। अब एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। एडिशनल पॉइंट पे लिखा है इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर इशू किया इन्होंने, यानी कि साल के एंड में इन्होंने डिबेंचर इशू किया है और शेयर इशू किया है, और डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर भी इशू हुआ है जो कि राइट ऑफ हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो अब यार इस पॉइंट को देख के ना सबसे पहली चीज मुझे ना कुछ चीजें समझ आ रही है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट के अंदर। सबसे पहला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर आपने इशू किया है, डिबेंचर पहले था 3 लाख का, अब हो गया 4 लाख, 1 लाख का डिबेंचर आपने इशू किया है, और उस 1 लाख के डिबेंचर पे 5% का डिस्काउंट है, यानी 5,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा।
मैं क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी आपको एक एक करके डिटेल में। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जब साल के एंड में आपने इशू किया हुआ है तो साल के शुरू वाले फिगर पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 3 लाख। 3 लाख का 12% 36,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया 36। साल के एंड में इशू किया, यानी कि जो डिबेंचर था वो साल के शुरू में था 3 लाख, एंड में हो गया 4 लाख, तो ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा इशू है वो इसी साल के एंड में इशू हुआ है, तो उस पर तो इंटरेस्ट हम देंगे नहीं। साल के एंड में डिबेंचर इशू किया तो साल भर जो डिबेंचर रहा हमारे पास वो 3 लाख रहा। 3 लाख का 12% 36,000 हम लोग पे कर देंगे। तीसरा, अच्छा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च। साल के एंड में इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया आपने, तो इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू निकाल लो कितना आएगा। अच्छा, जो शेयर है वो भी साल के एंड में आपने इशू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 9 से 12 साल के एंड में आपने 3 लाख इशू किया है, तो उस पर तो डिविडेंड दोगे नहीं, तो डिविडेंड किस पे दोगे? ओपनिंग वाले फिगर पे। भाई साल के शुरू में 9 लाख था, साल के एंड तक 9 लाख ही रहा, साल के एंड में 3 लाख इशू किया, भाई उसका तो अगले साल, मैंने कहा था ना अगर मैं किराए पे कमरा ले रहा हूं कहीं पे, ऑफिस ले रहा हूं कहीं पे, अगर मैं साल के एंड में लूंगा तो उस साल का किराया थोड़ी दूंगा, मैं अगले साल से किराया दूंगा। तो 9 लाख का डिबेंचर शुरू में था, एंड में हो गया 12, तो 3 लाख का एंड में इशू किया, इसीलिए डिविडेंड शुरू वाले पे लगेगा 9 लाख का 15%, 1,35,000। कितना बनेगा? 9 लाख का 15%, 9 लाख का 15% ये आएगा, आप देख लेना कैलकुलेट करके, 1,35,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेफरेंस। अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे दिया तो प्रेफरेंस पे भी दिया ही जाएगा, और खुद भी कह रहा है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे आपने पे कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके। अच्छा, ये लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया 1 अप्रैल 2024 को। अच्छा, एक बात और आ रहा था आपको मैं, आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में एक करेक्शन है, वहाँ गलती से 1 अप्रैल 2025 दिया हुआ है, तो वो भावनाओं को समझो, वो 1 अप्रैल 25 नहीं है, वो यही है 24। और अगर मैं 1 अप्रैल 25 कर दूंगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा उसका, तो मैं मानता हूँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। 1 अप्रैल 2024 को प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ है, साल के शुरू में रिडीम कर दिया। भाई प्रेफरेंस शेयर्स पहले कितना था? 5 लाख, अब कितना है? 4 लाख। साल के शुरू में ही 1 लाख रिडीम कर दिया, साल के पहले दिन पे ही 1 लाख रिडीम कर दिया, तो उस पर तो कोई डिविडेंड दोगे नहीं, तो डिविडेंड किस पे जाएगा? 4 लाख पे। 1 लाख तो साल के शुरू में ही लौटा दिया, उस पर कोई डिविडेंड नहीं देना, 4 लाख पे देना 10%, 40,000 आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, 4 लाख का 10%। ठीक है, 10% ये आ गया 40,000। ओके। अच्छा, इसके अलावा रिडीम हुआ है एक 5% प्रीमियम पे, प्रीमियम प्रॉफिट में, ऑब्वियसली प्रीमियम प्रॉफिट के अंदर ही होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आपने पढ़ा ही है, यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी देख लो। जैसे डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं ना प्रीमियम पे, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को भी प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे देखो कितना है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है 5 से 4, 1 लाख रिडीम किया है, और कितना परसेंट प्रीमियम पे? 5%। तो 1 लाख रिडीम किया है, 5% प्रीमियम पे रिडीम किया, 5,000 फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। अब चाहो तो आप इसका ट्रीटमेंट समझ लो, है क्या, कहानी क्या है। पहले मैं ना फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना दिया है 7 का, देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है ना, और 8-10 लाइन का, फिर फाइनेंसिंग, क्योंकि हमें इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं दिखा, हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक ही दिखाना है, मतलब शुरू का पोर्शन टिप और ग्लिड वही पोर्शन दिखाना है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी नहीं दिखाना, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले जो एडिशनल पॉइंट है जितने भी, हम उसके एक एक करके ट्रीटमेंट कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, पहले देखो एक बार, डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर 3 के थे 4 के हो गए, तो फाइनेंसिंग में लिखो, फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ गया? 1 लाख। आपने डिबेंचर से 1 लाख रुपए ले लिया, लेकिन आपने डिबेंचर से जो 1 लाख रुपए लिया है उसको इशू करते वक्त डिस्काउंट पर इशू किया है, तो पैसा 1 लाख नहीं मिलेगा, 5,000 का डिस्काउंट आपने दिया है, तो 95,000 ही हाथ में आएगा आपके। 1 लाख आपने इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा है ना, 1 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हो 5% डिस्काउंट पे, तो 95,000 ही तो आएगा आपके हाथ में। तो ये जो 5,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये फाइनेंसिंग से माइनस होगा, क्योंकि ये पैसा नहीं मिलेगा आपको, आपको नेट इफेक्ट 95,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे से सीधा 95,000 लिखेगा तो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा और गलत भी नहीं होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन आज इस बात को भी लिख लो कॉपी में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होगा, और ऑपरेटिंग में ग्लिड वाले पोर्शन में इसको प्लस करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा?
5,000। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ गया 5,000। अच्छा नेक्स्ट है डिबेंचर हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो इक्विटी शेयर्स कितना है 9 से 12 3 लाख। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग में आएगा। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आपने इक्विटी शेयर इशू किया 3 लाख में आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना था 5 से 4 हो गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया आपने कितना 1 लाख, लेकिन 5% प्रीमियम पर रिडीम किया है। देखो ना लिखा हुआ है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किया है ना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया 5% प्रीमियम पे, यानी लौटाते वक्त 5,000 फालतू लौटाया। तो 5,000 आपने फालतू लौटाया, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। तो फाइनेंसिंग से माइनस कर दो और लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, और ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वर्किंग नोट, ये भी आएगा वर्किंग नोट। कितना अमाउंट है 5,000, फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, ऑपरेटिंग में प्लस हो गया। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000 का है, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 36,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑपरेटिंग में 36,000। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देखा हो ना, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो 3,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। शुरू में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ नहीं था, एंड में 3,000 है, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000 आपने पे नहीं किया, तो पे कितना किया फिर 33,000, बिकॉज 36,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, 3,000 आपने नहीं पे किया, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो लिखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट जो पेड हुआ है वो फिर 33,000 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे हुआ है। ठीक है, अब क्या बच गया जरा मुझे बताओ। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हो गया। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड बच गया। तो देखो कोई भी डिविडेंड हो फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। इंटरिम डिविडेंड 135 है, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 135। ठीक है, 1,35,000। और 40,000 का क्या पेड हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। एक्चुअली इंटरेस्ट जो है ना वो भी आप माइनस करोगे। ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ का सारा ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया, और ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, ये ऑपरेटिंग में भी जाएगा। तो ऑपरेटिंग में यहाँ पे सरप्लस लिखो, सरप्लस में ऐड करो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 और 1,35,000 का इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। और तो कुछ है ही नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आप यहां से लिख लो। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस, कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट प्लस होगा, है ना, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग के अंदर लिखो, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। कितना कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया है 1 लाख से 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ 75 से हो गया 1,25,000, और जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया 25,000। नेट प्रॉफिट 2 लाख है, तो ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर सरप्लस जो लिखोगे वो लिखोगे यहाँ पे अमाउंट में 2 लाख। ठीक है, तो आपने सारी की सारी चीजें लिख ली। अब टोटलिंग कर लो, 2 लाख तो ये हो गया, और उसमें ऐड करोगे 1,75,000, 40/35 175, तो आएगा 3,75,000, 3,75,000 लिखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये आएगा 46,000। तो 375 प्लस 46 एक बार ऐड करके देखो, 375 प्लस 46 421 लिखेंगे इसको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 लाख माइनस 5,000 प्लस 3 लाख माइनस 1 लाख, फिर माइनस 5,000 माइनस 33 माइनस 135 माइनस 40 प्लस 150 प्लस 25, 257 आ गया। 2,50,000। सीबीएसई के सैम्पल पेपर से आंसर देख लेना, यही आ रहा होगा। नेट कैश प्लस का आ रहा है फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन। 2,50,000 और कुछ नहीं करना, यही निकालना था बस। ठीक है, ओके। तो आपको इसमें जो नई चीज सीखने को मिली वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ आउटस्टैंडिंग अगर है तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। ऑपरेटिंग में पूरा पूरा प्लस होगा, फाइनेंसिंग में पे नहीं किया इसीलिए 3,000 कम कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले जाता है, इक्विटी बाद में। अगर किसी क्वेश्चन में इक्विटी डिविडेंड पेड है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस भी पेड ही होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड फाइनेंसिंग से माइनस होता है और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। और किस फिगर पे निकालना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सीखा है वैसे भी, एंड में किया है तो बिगनिंग में, बिगनिंग में किया है तो एंड में। और एक आखिरी चीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑपरेटिंग में प्लस क्योंकि फालतू लिया इश्यू पे। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फालतू लिया है तो फाइनेंसिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। ग्लिड वाले पोर्शन में सारा काम होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करते वक्त कोई प्रीमियम दिया या शेयर्स को रिडीम करते वक्त आपने कोई प्रीमियम पे किया है तो रिडीम करते वक्त एक्स्ट्रा लौटाया है तो फाइनेंसिंग से माइनस, पैसा चला जाएगा और उसका नेट इफेक्ट ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। डन है यहाँ तक, और यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो 7th क्वेश्चन का हो गया दी एंड। अगली क्लास में बाकी सारी चीजें जितनी भी बची हुई हैं, रीजन क्यों प्रॉफिट को हम लोग ऑपरेटिंग से माइनस करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को क्यों माइनस करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों प्लस करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, सब कुछ मैं अगली क्लास में करा दूंगा। और हमारा पूरी तरीके से कैश फ्लो कल खत्म होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक याद करके आना इन क्वेश्चन को एक बार घर पे अपने आप बनाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।